Welcome back to the channel. We are starting with chapter number 7 of CA Inter Strategic Management. सो इस चैप्टर के अंदर हम ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, उसके अंदर कौन कौन सी लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक मैनेजर एक लीडर के अंदर, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं. सो बिगिन विद द चैप्टर. द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रेफर्स टू company's formal arrangement of employees that links authority, communication, rights and duties of the organization. सो देखो, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि एक अरेंजमेंट करो अपने एम्प्लॉयज़ का इस तरीके से ताकि वो आपके बिजनेस के अंदर अथॉरिटी, कम्युनिकेशन, राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो भी होगी एम्प्लॉयज़ की, उन सबको एक साथ लिंक करके एक अच्छे से अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाएं और जिससे ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर के अंदर बेनिफिट मिले. राइट. सो यहाँ ये इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है. फिर हम देख लेते हैं फटाफट कैंडलर स्ट्रैटेजी फॉर स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप, स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप. तो स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप के अंदर उसने क्या बोला है? उसने बोला है कि अकॉर्डिंग टू दैम चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन, चेंज इन कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी लीड्स टू चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. तो देखो, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर मतलब कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी जो भी होगी उसके अंदर कोई भी चेंज किया तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर तो खुद ब खुद बदलाव करने ही पड़ेंगे. जो भी हमारी टीम होगी, मैनेजमेंट होगी उनको, क्योंकि स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली तो उसका स्ट्रक्चर काम करने वाला है. जिसके अंदर उन्होंने 5 स्टेप बताए. पहले बोला है कि स्ट्रैटेजी को फॉर्म करो. सो न्यू स्ट्रैटेजी इज़ फॉर्म. फिर बोला है उसने कि न्यू एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम इमर्जेस, मतलब प्रॉब्लम भी तो अराइज होगी. ऐसा थोड़ी है कि मतलब हर एक काम स्मूथली चलता जाएगा. वहाँ प्रॉब्लम अराइज होना भी एक स्वाभाविक काम है. फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस डीलिंग, मतलब ऑर्गेनाइजेशन उन प्रॉब्लम्स के साथ कैसे डील कर रहा है वो आपको देखना है. 4th स्टेप जो है उससे बोला है कि न्यू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज एस्टैब्लिश, मतलब अब नया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश हो चुका है. अब आपको कौन कौन से चेंजेस लाने हैं, कौन कौन से स्टेप लेने हैं आगे ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस की ओर ले जाने के लिए, उसके ऊपर फोकस करना है. एंड जो 5th स्टेप है उसके अंदर बोला है कि ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस इम्प्रूव, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को अगर मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको लगता है कि भाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन को हमें और इम्प्रूव करना चाहिए क्योंकि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो रहा है, तब उस टाइम कुछ ना कुछ चीज़ें बदलना भी पड़ सकता है. राइट. सो यहाँ ये 5 स्टेप है. बेसिक याद रख लेना. आगे शुरू करते हैं. फिर बोला है कि सिम्टम्स ऑफ इनइफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. कौन कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो इनइफेक्टिव है. सो पहला बोला है कि टू मैनी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मतलब टू मैनी मतलब बहुत सारे आपके मैनेजमेंट के अंदर क्या है प्रॉब्लम, मतलब बहुत सारे आपने डिपार्टमेंट बना दिए, बहुत सारे एम्प्लॉय को हायर कर लिया और फिर इतने की ज़रूरत ही नहीं होगी तो ये भी एक वेस्टेज ऑफ रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स हो गया. फिर बोलता है कि मीटिंग अटेंडेंस बाय टू मेनी पीपल. तो देखो, कोई एक छोटी सी मीटिंग रखी, उसके अंदर भी आप पूरे के पूरे स्टाफ को बुला रहे हो तो उसको कोई सेंस नहीं बनता है. तो जितने बंदों की ज़रूरत है, जिसके पास मतलब उसके अकॉर्डिंगली जितना नॉलेज है उसको ही फिर मीटिंग में बुलाओ. फिर बोला है कि टू मैनी अटेंशन ऑन सॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, मतलब सारे का सारे मैनेजमेंट अपने कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने पे ही रख दिया तो कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बचेगा ही नहीं. राइट. फिर बोला है कि टू मैनी स्पैन ऑफ कंट्रोल, मतलब बहुत सारे कंट्रोल्स लगा दिए. अब मतलब बिजनेस को ईजी वे में आप रन ही नहीं कर पाओगे तो वो भी एक इनफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो जाएगा. एंड लास्ट वन जो है कि अनअचीव्ड ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्वियसली टू मैनी अनअचीव्ड ऑब्जेक्टिव्स, मतलब आप इतना ऊपर गोल सेट कर रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन का और आप अचीव ही नहीं कर पा रहे हो तो क्या मतलब उन सबका. सो ये सारे जो 6 पॉइंट्स है वो क्या है, इनइफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के इंडिकेशंस है, सिम्टम्स है. राइट. फिर हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर कुल 8 टाइप्स है. सबके सब हम देखेंगे बट धीरे धीरे देखेंगे. सो पहला जो टाइप्स है उसके अंदर बोला है कि सिंपल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. फिर आता है फंक्शनल लेवल. फिर आता है डिविजनल, देन मल्टी डिविजनल. फिर आता है SBU, SP स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट. फिर आता है इसके अंदर ये SBU है, SBU. फिर इसके अंदर आता है मैट्रिक्स, देन न्यू नेटवर्क या फिर नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. एंड लास्ट वन जो है वो होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. इन सबको हम इंडिविजुअली आगे देखने वाले हैं. सो इन सब के ऊपर टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से शुरू कर लेते हैं सिंपल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से. ये एक डायग्राम है, सेम ही डायग्राम है. यस.
सिंपल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर शुरू करते हैं। तो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर आपको बिजनेस स्ट्रैटेजी, सिंगल बिजनेस स्ट्रैटेजी देखने मिलेंगी। जियोग्राफिकल लोकेशन भी एक ही जगह पे होने वाली है। एंड कॉस्ट लीडरशिप का मतलब ये है कि यहाँ अच्छे से अच्छी लीडरशिप आप कर पाओगे, क्योंकि एक ही बंदा है और ज़्यादा कुछ मतलब बोलते हैं ना कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है नहीं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी नहीं है ऑर्गेनाइजेशन का, तो यहाँ सब कुछ डील करना आसान हो जाता है। एडवांटेजेस सबसे पहले देख लेते हैं। पहला बोला है इसके अंदर कि स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क। ऑब्वियसली मतलब क्या यहाँ एक ही बंदा काम करता है और उसके लिए समझो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 छोटे छोटे एम्प्लॉय काम करते होंगे, तो उनको उनके ऊपर कंट्रोल करना एम्प्लॉयर के लिए बहुत आसान हो जाएगा। फ्यू रूल्स एंड रेगुलेशन, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन ही नहीं है। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनर एंड मैनेजर। वाई? बिकॉज दोनों एक ही तो बंदा नॉर्मली होता है, क्योंकि सोल ट्रेडिंग कंसर्न के बारे में बात कर रहे हैं। फिर बोलता है कि मोर फ्लेक्सिबिलिटी, बिकॉज यहाँ जैसे जैसे सिचुएशन बदलती है, जो भी हमारा सोल ट्रेडर होगा वो उसके अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन चेंज कर सकता है। फिर बोला है कि रैपिड एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड एज चेंज इन, तो जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती है वो अकॉर्डिंगली चेंज कर सकता है। फिर बोला है सिंपल एंड चीप। ऑब्वियसली ज़्यादा मैनेजमेंट मतलब ज़्यादा वर्कफोर्स नहीं लगने वाला है यहाँ, तो आपका ऑर्गेनाइजेशंस जो भी ग्रोथ दिखा रहा है वो तो सिंपल, मतलब उनकी जो भी ग्रोथ होगी वो अच्छे तरीके से होने वाली है। एंड पैसा मतलब कैपिटल मनी जो भी होगा वो ज़्यादा नहीं लगने वाला है। फिर बोलता है मोर एफिशिएंट। वाई? बिकॉज देखो मोर एफिशिएंट इसलिए बोला है क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बंदे इन्वॉल्व, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वर्कफोर्स इन्वॉल्व नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या है कंट्रोल करना आसान मतलब हो जाता है स्टोल ट्रेडर के लिए, और इसकी वजह से काम फिर एफिशिएंसी से होता है। फिर आता है अदर पोटेंशियल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कौन कौन से अदर पोटेंशियल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, तो उसके अंदर बोला है कि ओपननेस टू इनोवेशन। वाई? बिकॉज देखो स्ट्रक्चर काफ़ी छोटा है बिजनेस का, एंड बिजनेस को ज़्यादा रिस्क लेने की यहाँ मतलब रिस्क की कोई इतनी हाई पॉसिबिलिटी होती नहीं, क्योंकि वो नॉर्मल लेवल पे स्मॉल लेवल पे बिजनेस करते हैं। इसके लिए इनोवेशन करने के लिए उन्हें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। फिर बोला ग्रेटर स्ट्रक्चरल फ्लेक्सिबिलिटी। ऑब्वियसली डिसीजन कैन बी चेंज एज एंड व्हेन नीडेड। फिर बोला है थर्ड पॉइंट एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड मोर रैपिडली टू चेंज इन एनवायरनमेंट। तो यस यही सेम पॉइंट ही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजी पॉइंट है। नाउ विल सी नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है उसका फंक्शनल लेवल स्ट्रक्चर है, जो मैंने पीछे वाली स्लाइड में डाला है, मैं लास्ट में भूल गई थी इसलिए मैं पहले आपको वहीं पढ़ा देती हूँ। फंक्शनल स्ट्रक्चर, यस ये वाला, ये सेकेंड लेवल पे आता है सिंपल बिजनेस यूनिट के सिंपल बिजनेस स्ट्रक्चर के बाद, राइट। सो या स्टार्ट कर देते हैं फटाफट। So to coordinate more complex organization functions, companies should abandon simple structure in favor of functional structure। मतलब क्या हुआ था कि अगर ऑर्गेनाइजेशन का स्कोप मतलब ग्रोथ या फिर स्केल बहुत बड़ा है और आप सिंपल स्ट्रक्चर लगा रहे हो, तो वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा है उसको एक बंदे से हैंडल नहीं होता है। तब आपको कुछ और मतलब डिपार्टमेंट्स को भी हायर करना पड़ता है, कुछ और मैनेजमेंट वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है, तब आता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। द फंक्शनल स्ट्रक्चर इज़ यूज्ड बाय लार्जर कंपनीज एंड बाय बिजनेस कंपनीज विद द लो लेवल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। ऑब्वियसली यहाँ ना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन हमें देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल से थोड़ा आगे, बट इतना भी ऊपर लेवल तक नहीं गया है। एडवांटेज के अंदर बोला है कि इट इज़ सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव। यस सिंपल है और सस्ता भी है। फिर बोलता है इट प्रमोट स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, बिकॉज सिंपल लेवल के ऊपर हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं थी कि हम अपने बड़े बिजनेस को हैंडल कर सके, इसीलिए हमने फिर ये एक नया स्पेशलाइज सोर्स ऑफ स्ट्रक्चर को अडॉप्ट किया। एनकरेज एफिशिएंसी, ज़्यादा बंदे होंगे और अगर मैनेजर प्रॉपरली उनके ऊपर चेक रख रहा है तो फिर एफिशिएंसी बढ़ेगी। फिर बोलता है मिनिमाइज नीड फॉर एलिब्रेट कंट्रोल सिस्टम। मतलब यहाँ एलिब्रेट कंट्रोल सिस्टम मिनिमाइज नीड फॉर, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल आपने लगाए होंगे तो फिर एडिशनल कोई कंट्रोल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर लास्ट में बोला है कि अलाउ रैपिड डिसीजन मेकिंग। यहाँ भी इतना बड़ा स्केल नहीं है बिजनेस का, सो डिसीजन मेकिंग अच्छे से हो सकता है और एकदम जल्दी भी में हो सकता है। फिर देखते हैं हम हमारा नॉर्मल जो भी है डिसएडवांटेज हर एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर बताए हैं। आप थोड़े थोड़े याद कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी बार 5 मार्क के क्वेश्चन के अंदर पूछ लिए जाते हैं।
एंड नॉर्मली क्या होता है, जहाँ एडवांटेज समझो 3 ही है ना, तो उस वो क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावना होती है भाई, बिकॉज देखो इसके अंदर जो भी परफेक्ट पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखे होंगे वही और आपको इंस्टीट्यूट वैसे ही चेक करने वाला है। सो इसके अंदर आप कुछ ऐसे बोलते हैं ना, ठोक या फिर तुक्का नहीं मार सकते हो। सो बी केयरफुल वाइल यू रीडिंग। डिफरेंस इन द फंक्शनल और स्पेशलाइजेशन हैम्पर्स कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो बंदे काम कर रहे हैं उनके जो भी आपस के जो बिजनेस लेवल के जो थॉट्स होंगे वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेशन के अंदर कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर पहले से ज़्यादा बिगड़ जाएगा। फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लॉस मेकिंग सिचुएशन आ सकती है, एम्प्लॉयज़ के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है एंड केओस फालतू में क्रिएट कर रहे हैं वो लोग, तो बिजनेस एनवायरनमेंट भी ख़राब होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फिर बोलते हैं कि फंक्शनल स्पेशलाइज्ड में डेवलप नैरो पर्सपेक्टिव एंड में लूज फोकस ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन एंड मिशन। तो इनकी और फंक्शनल लेवल के ऊपर काफ़ी बार क्या होता है, जो भी मैनेजर्स होंगे, जो भी एग्जीक्यूटिव्स होंगे, वो थोड़ी अपनी सोच छोटी रखते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी बार ऑर्गेनाइजेशन को जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आती है वो भी लॉस हो सकती है, राइट। फिर बोला है कि लो एम्प्लॉय मॉरल ड्यू टू रिस्पेक्टिव वर्क, मतलब क्या एम्प्लॉय का मॉरल लो है, वाई, बिकॉज बहुत सारा काम करना पड़ रहा है और इतना कुछ रिवर्ट्स हासिल नहीं हो रहे। लास्ट में बोला इट क्रिएट्स लाइन स्टाफ कॉन्फ्लिक्ट, मतलब एक डिपार्टमेंट का बंदा दूसरे डिपार्टमेंट के साथ अगर सहमत नहीं होता या फिर उसके अंदर बीच में दखलंदाजी कर रहा है तब भी हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा वो ख़राब हो सकता है। तो यहाँ ये फंक्शनल स्ट्रक्चर भी ख़त्म होता है। लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट फेज, दैट इज़ आई थिंक डिविजनल स्ट्रक्चर। यस, डिविजनल स्ट्रक्चर के ऊपर आ जाते हैं। तो डिवीजन कैसे कैसे होता है, तो पहला बोला है कि जियोग्राफिकल एरिया वाइज आप डिवाइड कर सकते हैं अपने बिजनेस को। फिर बोला है कि प्रोडक्ट और सर्विसेज के अकॉर्डिंगली आप डिवाइड कर सकते हो, कस्टमर के अकॉर्डिंग भी और प्रोसेस के अकॉर्डिंग भी आप बिजनेस को अलग अलग वेव के अंदर डिवाइड या डिविजिबल कर सकते हो। एडवांटेज देख लेते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर के, राइट। सो एडवांटेज के अंदर पहला हम देखते हैं, पहला बोला है कि इट प्रमोट्स अकाउंटेबिलिटी अमॉन्ग डिविजनल मैनेजर, मतलब हर एक डिविजनल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको जो भी काम दिया गया है उसको एक प्रॉपर वे के अंदर और प्री डिटरमाइंड टाइम लिमिट के अंदर कंप्लीट करके दे। फिर सेकंड बोला है कि हायर करियर डेवलपमेंट फॉर मैनेजर, यहाँ मैनेजर को अपने हुनर की पहचान कराने का एक अच्छा मौका मिल जाता है। फिर सी पॉइंट के अंदर बोला है कि एम्प्लॉय मोरल इज़ हाई बिकॉज डिविजनल मैनेजर उनका एक अलग सेपरेट हेड होता है और वो अपने कंसर्न जो भी होगी उस डिविजनल मैनेजर को बता देगी और वो पूरी की पूरी कोशिश करेगा कि उनके कंसर्न को वो सॉल्व कर पाए। फिर बोला अलाउ बेटर कंट्रोल फॉर लोकल सिचुएशन। यस, क्योंकि हर एक डिवीज़न आपने जियोग्राफिकल एरिया वाइज अगर समझो किया है तो उसके अंदर जो भी आपका मैनेजर होगा वो अपने लोकल एरिया के जो भी एटमॉस्फेयर है उसको ध्यान में रख के स्ट्रक्चर को फॉर्म करने वाला है, प्लानिंग करने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो कंट्रोल कर सकता है सिचुएशन को। एंड देन न्यू प्रोडक्ट एंड बिजनेस एडेड इजीली। तो यहाँ भी बिजनेस का स्केल इतना बड़ा नहीं है, सो यहाँ इजीली हम एक नया प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं। डिसएडवांटेज के ऊपर आ जाते हैं, कौन कौन से डिसएडवांटेज बोले हैं। तो पहला बोला है कि इट इज़ अ कॉस्टली स्ट्रक्चर ड्यू टू हाई पेमेंट टू मैनेजर एंड स्पेशलिस्ट। लाइक अगर आप CEO को अपॉइंट कर रहे हो, आप CFO को अपॉइंट कर रहे हो, नए CAs, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या फिर देख लो फिर लॉयर्स, इन सबको आप अपॉइंट कर रहे हो तो उन सबकी सैलरी भी तो उतनी ही होगी ना, तो कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो बिजनेस इतना कमा ही नहीं पा रहा है तो उन सबको पे ऑफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सेकंड बोला है डुप्लीकेशन ऑफ वर्क अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हर एक डिवीजन के अंदर अलग अलग मैनेजर को रख दिया है। अब उन सब की जो भी काम उनका जो भी वर्क होगा वो हो सकता है रिपीटेटिव वर्क हो, मतलब सभी मैनेजर्स अपने अपने डिपार्टमेंट के अंदर वो सेम वर्क कर रहे हो, तो उसकी वजह से वेस्टेज ऑफ टाइम भी हो सकता है। फिर बोला इट रिक्वायर्स मोर एलेबरेट ह्यूमन क्वालिटी विच एनहांसेस कॉस्ट। तो यहाँ अच्छे से अच्छे स्किल की ज़रूरत पड़ती है और जिसकी वजह से एम्प्लॉय अपनी वेजेस को बढ़ाने की डिमांड कर सकते हैं एंड एक्सपर्ट को भी जिसको हायर किया होगा वो भी हाई पेमेंट डिमांड करेंगे।
एंड जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी। डिफ़िकल्ट टू मैनेज, मेंटेन कंसिस्टेंसी, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो होगा वो हमेशा ऐसा नहीं है कि एक ही स्टेज पे रहे, उतार चढ़ाव बिजनेस के अंदर नॉर्मल होते हैं, राइट। सो यहाँ ये खत्म होता है। एंड देन फोर्थ के ऊपर आता है हम मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर। मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर, इसके अंदर बोला है कि स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ ऑपरेटिंग डिवीजन वेर ईच डिवीजन रिप्रेजेंट सेपरेट बिजनेस, मतलब यहाँ हर एक जो डिवीजन होगा वो एक अपना अलग अलग बिजनेस को रिप्रेजेंट करेंगे। द टॉप मैनेजर डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी फॉर डे टू डे ऑपरेशन एंड बिजनेस यूनिट स्ट्रैटेजीज टू डिविजनल मैनेजर, मतलब यहाँ टॉप लेवल मैनेजमेंट जो भी होगा वो अपने मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी दे देगा डे टू डे ऑपरेशन के लिए, और फिर वो बोलेगा भाई हमें सिर्फ रिजल्ट से मतलब है, राइट। सो यहाँ डिविजनल मैनेजर का ये रोल होता है। फिर इसके अंदर देखते हैं कि हाउ डिविजन्स आर मैनेज, कैसे मैनेज कर पाते हैं हमारे मैनेजर्स। तो व्हेन फर्म्स आर लेस डाइवर्सिफाइड, इसके अंदर बोला व्हेन फर्म्स आर लेस डाइवर्सिफाइड तब क्या होता है, तो स्ट्रैटेजी कंट्रोल इज यूज टू कंट्रोल मैनेजर डिविजन। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल इज यूज टू कंट्रोल मैनेजर्स डिवीजन, मतलब मैनेजर कैसे डिवीजन करता है उनके ऊपर कंट्रोल लाने के लिए ये लेस डाइवर्सिफाइड स्ट्रक्चर काम आता है। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल रेफर्स टू ऑपरेशनल अंडरस्टैंडिंग बाय कोऑपरेट बाय कॉर्पोरेट ऑफिसर ऑफ स्ट्रैटेजिक बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय डिविजन्स। सो यहाँ बोला है कि ऑपरेशनल अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली आप यहाँ कंट्रोल लाओगे, और उसके अंदर जो भी ऑफिसर्स जो होंगे उन्होंने कैसे अपना काम इम्प्लीमेंट किया है उनके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। हाईली डाइवर्सिफाइड अगर बिजनेस है तो उसके अंदर बोला है कि नॉट पॉसिबल फॉर कॉर्पोरेट ऑफिसर टू पर्सनली फुल्ली अंडरस्टैंड द ऑपरेशन, क्योंकि यहाँ बिजनेस बहुत मतलब वाइड स्कोप के अंदर वाइड स्प्रेड हो चुका है और अब कंट्रोल करना पर्सनली पॉसिबल नहीं है। इसकी वजह से वहाँ आप क्या कर सकते हो, या तो आईटी यूज़ कर सकते हो, जिसकी वजह से अलग अलग तरीके से मशीन कंट्रोल कर पाएगी उन सारे बिजनेसेस के ऊपर। एंड लेस डाइवर्सिफाइड के अंदर यहाँ पर्सनली जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट जो होंगे वो पर्सनली यहाँ ध्यान देते हैं, यहाँ उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है हाईली डाइवर्सिफाइड बिजनेस के अंदर। एंड हैंस मैनेज थ्रू कैश फ्लो ऑफ डिविजन्स थ्रू बजट्स, मतलब हर एक डिविजन्स का अलग अलग बजट निकालते हैं एंड उनको मैनेज करते हैं। फिर आता है SUB, मतलब स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट। यार SUB नहीं, इट्स SBU। It is relevant for multi-product, multi-business enterprise and there are 3 level। पहला लेवल होता है कि कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर एट टॉप पे आता है SBU एट सेकेंड लेवल, एंड थर्ड लेवल के ऊपर आता है डिवीजन ग्रुप बाय रिलेटेडनेस विद SBU एट थर्ड लेवल। सो इस तरीके से यहाँ डिवीजन होता है। पहला क्या है, फर्स्ट लेवल के ऊपर आता है कॉर्पोरेट लेवल, देन सेकंड के ऊपर आता है हमारा स्ट्रैटेजिक बिजनेस एट सेकंड लेवल, मतलब यहाँ हर एक SBU को अपना अपना बिजनेस दिया जाता है। एंड थर्ड के ऊपर आता है कि डिवीजन मेड बाय रिलेटेड SBU फॉर थर्ड लेवल, तो ये SBU अपना अलग अलग डिवीजन कर लेता है। इस तरीके से बिजनेस चलता है। नेक्स्ट एडवांटेज देख लेते हैं कि अगर किसी बिजनेस ने SBU को अडॉप्ट किया तो कौन कौन से एडवांटेज देखने मिलेंगे। सो एडवांटेज के अंदर पहला आता है कि प्रमोट्स अकाउंटेबिलिटी, मतलब हर एक जो भी बंदा ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहा है उसको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी, मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता होगा। तो अगर किसी को वर्क असाइन किया है तो अगर वो कंप्लीट नहीं कर पाता है तो उसका सारा का सारा जो भी इंतजाम होगा वो उसके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इसकी वजह से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसकी इनएफिशिएंसी की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो रहा है। सेकंड बोला है दे रिएक्ट क्विकली टू द एनवायरनमेंट चेंजेस। ऑब्वियसली हर एक को अपना अपना इंडिविजुअल एक स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट मिला है, तो अपने हिस्से की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो अच्छे से निभाना उसका काम होता है। ईच SBU इज क्रिएटेड एज अ प्रॉफिट सेंटर, बिकॉज यहाँ हर एक का अलग अलग उसको एक बिजनेस सेगमेंट दिया जाता है और प्रॉफिट की जिम्मेदारी भी हर एक SBU की होती है। तो नॉर्मली टॉप लेवल मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट सेंटर के ऊपर ध्यान देते हैं कि भाई हम SBU हम तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट से मतलब रखते हैं। फिर डी बोला है कि फैसिलिटेट
कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर एसबीयूज, मतलब अगर एक एसबीयू हमारा लॉस मेकिंग है और दूसरा प्रॉफिट मेकिंग, तो दोनों के बीच में कंपैरिजन करोगे कि कहाँ एक के अंदर गलतियाँ हो रही है जिसकी वजह से लॉस हो रहा है, तो इनकी रीज़न फाइंड आउट करने के लिए कंपैरिजन ईजिली पॉसिबल कर सकते हैं अगर हम एसबीयू स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। यहाँ सॉरी, अब सो सॉरी, यहाँ हर एक जगह मैंने SUB लिख दिया है, आप इसे करेक्ट कर देना SBU। सो या फिर D पॉइंट जो है इसके अंदर बोला है कि SBU, हाँ यहाँ परफेक्ट है। इन SBU सिमिलर डिविजन्स आर ग्रुप टुगेदर विच में गिव सिनर्जी बेनिफिट। सो यहाँ क्या है कि जो सेम लेवल या फिर सेम नेचर के जो भी बिजनेस प्रोडक्ट होंगे तो उन सबको आप एक के अंदर मर्ज कर दोगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रेपिटेटिव वर्क नहीं होगा और इजीली आपको एक टाइप के प्रोडक्ट एक साथ मिल जाएंगे। साइंटिफिक ग्रुपिंग ऑफ बिजनेस हेल्प्स कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स टू कंसंट्रेट ऑन स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लानिंग रादर देन ऑन ऑपरेशनल प्लानिंग। तो आपको अगर आप बिज़नेस को ग्रुप करते हो साइंटिफिकली तो यहाँ आपको कॉन्सेंट्रेट करने मिलने को कॉन्सेंट्रेट आप स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कर पाते हो रादर देन ऑपरेशनल प्लानिंग, मतलब आप एम्प्लॉय के झगड़ों के ऊपर ध्यान दे रहे हो सिर्फ और सिर्फ, तो उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा नहीं होने वाला। मतलब आपको उनके जो भी डिस्प्यूट्स होंगे उनको सॉल्व करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी ध्यान देना होगा, बिज़नेस को आगे कैसे बढ़ाना है उसके ऊपर भी ध्यान देना है। तो सब सेगमेंट को ध्यान में रख के एक सक्सेसफुल SBU बन सकता है। बट हर एक पहलू के दो साइड होते हैं, बेनिफिट है तो डिसएडवांटेज भी आएंगे। सो अब हम डिसएडवांटेज पे आते हैं। सो पहला बोला इट रिक्वायर्स एडिशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मतलब यहाँ एक अलग लेवल का मैनेजमेंट चाहिए होगा क्योंकि हर एक SBU डिफरेंट बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज़ नीडेड। फिर बोला है नीड्स एलेबरेट कंट्रोल मैकेनिज्म, मतलब यहाँ अच्छे से अच्छा कंट्रोल आपको लाना होगा क्योंकि बिजनेस अब बड़े लेवल पे आ चुका है और हर एक छोटी से छोटी गलती बड़े से लॉस को लेके आ सकती है। C बोला है पॉइंट के अंदर कि इट में रिजल्ट इन अनहेल्थी कॉम्पिटिशन अमॉन्ग SBUs फॉर कॉर्पोरेट रिसोर्स। वाई? बिकॉज आपके अंदर यहाँ जो भी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी जो होगी उसके अंदर एक प्रॉफिट मेकिंग SBU है और दूसरा लॉस मेकिंग है, तो फिर मतलब जो लॉस मेकिंग है वो क्या करेगा, अनहेल्दी कंपटीशन करेगा, रिसोर्सेज के अंदर मतलब वो रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज नहीं करेगा या फिर काम अच्छी तरीके से नहीं करेगा, कुछ भी ऐसे मतलब चिपका रहा है प्रोडक्शन करके। तो इसकी वजह से क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के रेप्यूटेशन के ऊपर लास्ट में इम्पैक्ट होने वाला है। सो इन सबको मतलब कंट्रोल करके लेके चलना भी इम्पॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आता है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, राइट। सो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के अंदर कैसा आपको देखने मिलेगा, नॉर्मली ऐसा होता है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के अंदर ऐसा एक बॉक्स होता है, इसके अंदर बोला है इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वेयर फंक्शन एंड प्रोजेक्ट्स आर कंबाइंड साइमल्टेनियसली इन 3 डिस्टिंक्ट फेज। तो यहाँ समझो आपकी यहाँ समझो हेडिंग आ चुकी है और यहाँ जो ये 3 फेज़ है 1 2 3, यहाँ हमारा काम होने वाला है। तो साइमल्टेनियसली प्रोजेक्ट आर कंबाइंड इन 3 डिस्टिंक्ट फेज। पहला फेज़ होता है क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्सेस, क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स। सेकंड आता है प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली एंड देन थर्ड मैच्योर मैट्रिक्स। आगे हम देखेंगे इन सब के बारे में। एडवांटेज डिस्कस कर लेते हैं। एडवांटेज बोला है मैट्रिक्स के अंदर सो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के अंदर एडवांटेज पहला बोला है कि प्रोजेक्ट्स आर क्लियर। हर एक प्रोजेक्ट को आप अलग डिफरेंशिएट करके मतलब सॉल्व कर रहे हो, तो यहाँ प्रोजेक्ट्स आर क्लियर होते हैं एंड देन मैनी चैनल ऑफ कम्युनिकेशन एंड वर्कर्स कैन सी देयर विजिबल रिजल्ट। तो जैसा काम कर रहे हो वैसा आपको रिजल्ट भी दिख रहा है। तो अगर कोई अनसर्टेनिटी आती है तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना वर्क को मतलब डाइवर्सिफाई कर सकते हो। शटिंग डाउन प्रोजेक्ट इज़ अ रिलेटिवली ईजियर। अगर आपको लॉस मेकिंग लग रहा है कहीं ना कहीं आपके बिजनेस प्रोजेक्ट मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के अंदर, तो उसको बंद कर दो और आप प्रॉफिट सेगमेंटेशन की ओर आ जाओ। स्टेबिलिटी ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, फिर बोलता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। यहाँ आप अच्छी तरीके से डिवाइड कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन को और ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शनल स्ट्रक्चर जो भी होगा उसको भी आप स्टेबल रख सकते हो। अदर कैरेक्टरिस्टिक जो है उसके ऊपर भी ध्यान देते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर्स दोनों को मिक्स मत करना, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं।
सो पहला कैरेक्टरिस्टिक बोला है ड्यूल लाइन ऑफ अथॉरिटी। भाई क्योंकि यहाँ अपना अपना अलग अलग मैनेजर होगा। एक मैनेजर जो वो प्रॉफिट प्रॉफिट के ऊपर ध्यान देगा, तो दूसरा क्या करेगा, फिर दूसरा आपको इंस्ट्रक्शन देगा कि आपको काम कैसे करना है। सो ड्यूल लाइन ऑफ अथॉरिटी इज वी कैन सी हियर। फिर बोलता है कि ड्यूल सोर्स ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। एंड देन थर्ड बोला है नीड फॉर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यहाँ बोला है फोर्थ पॉइंट के अंदर ये शेयर्ड अथॉरिटी बाय माय फंक्शनल एंड प्रोडक्ट मैनेजर। तो यहाँ फंक्शनल मैनेजर जो क्या करेगा, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को देखेगा, कैसे वो ऑपरेट हो रहा है वो ध्यान में देगा। बट प्रोडक्ट मैनेजर जो होगा वो देख रहा है प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसके ऊपर ध्यान रखेगा हमारा प्रोडक्ट मैनेजर। तो ये दो हेड जो होंगे वो इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो काफ़ी बार एम्प्लॉयज़ क्या होता है कि इसकी वजह से कंफ्यूज हो जाता है कि किसकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करो। अगर दोनों की इंस्ट्रक्शंस जो है वो एक दूसरे से मिसमैच हो रही है, तो तब क्या करना चाहिए। इसकी वजह से काफ़ी बार केओस भी क्रिएट हो सकता है एम्प्लॉयज़ के मन में। डिसएडवांटेज देख लेते हैं। सो डिट्स कॉम्प्लेक्सिटी ड्यू टू हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी। तो कॉम्प्लेक्सिटी क्यों आ गई, क्योंकि अब बिजनेस का स्ट्रक्चर और कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, और इनकी वजह से हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली फ्लो ऑफ अथॉरिटी है, तो उनकी वजह से बिजनेस को कंट्रोल अच्छी तरीके से नहीं कर पाओगे। ड्यूल लाइन ऑफ अथॉरिटी में क्रिएट कन्फ्यूजन्स बिकॉज प्रोडक्ट मैनेजर अलग इंस्ट्रक्शन दे रहा है, फंक्शनल मैनेजर अलग इंस्ट्रक्शन दे रहा है, इनकी वजह से। फिर बोला है ड्यूल रिपोर्टिंग चैनल। तो एक फंक्शनल मैनेजर अपनी रिपोर्ट इश्यू करेगा अपने हेड को, एंड दूसरा फंक्शनल लेवल मैनेजर भी अपनी रिपोर्ट इश्यू करेगा। दोनों के ओपिनियंस अलग अलग हो सकते हैं, तो किसके ऊपर मतलब दो रिपोर्ट्स फिर इश्यू होते हैं, एंड किन के ऊपर भरोसा किया जाए, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट को भी फिर कंफ्यूज कर देता है। इंक्रीज एम्प्लॉय कॉस्ट 5 या दो मतलब स्टाफ ज़्यादा चाहिएगा, क्योंकि स्केल बढ़ चुका है बिजनेस का और आपने स्टाफ भी बढ़ा दिया है। ई के अंदर देख लेते हैं फटाफट। तो ई पॉइंट के अंदर बोला है कि कॉन्फ्लिक्ट इन अलोकेशन ऑफ रिसोर्स ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट। तो किस प्रोजेक्ट को कितना रिसोर्स बांटना है वो भी हम एकदम अच्छे तरीके से निकालना चाहे तो वो काफ़ी बार क्या होता है हम नहीं निकाल पाते। तो अच्छे तरीके से रिसोर्स को ऑप्टिमम तरीके से बांटना वो भी एक अच्छे मैनेजर की क्वालिटी होती है। नेक्स्ट आता है नेटवर्क स्ट्रक्चर। नेटवर्क स्ट्रक्चर के अंदर बोला इट इज़ अ सीरीज ऑफ इंडिपेंडेंट बिजनेस लाइक लिंक टुगेदर बाय कॉमन इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो या जो भी कॉमन इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा उनके साथ बिजनेस को लिंक किया जाता है। मैनी एक्टिविटीज़ आर आउटसोर्स एंड ऑल्सो वर्चुअली एंड ऑल्सो नोन एज वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो यहाँ अगर आपके बिजनेस के अंदर इतनी ग्रोथ नहीं है तो आप क्या करोगे, आप ऐसा करोगे, आपको आउटसोर्स करना है, आउटसोर्स कर सकते हो। आपके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है तो ऑब्वियसली आप खुद करो वो चीज़ें। बट आउटसोर्स करना भी एक अच्छी बात है, क्योंकि आपको अपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना है तो आपको अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करना चाहिए। सो बाकी की एक्टिविटीज़ आप आउटसोर्स भी कर सकते हो। एडवांटेज फटाफट देख लेता है। अलाउज मेनी कंपनीज टू कॉन्सेंट्रेट इन इट्स ओन कॉम्पिटेंसीज एंड आउटसोर्स अदर फंक्शंस। तो यहाँ वो कंपनी को अलाउ करता है कि वो अपनी ओन कॉम्पिटेंसीज के ऊपर ध्यान दे एंड दूसरी एक्टिविटीज़ को जो भी मतलब नॉर्मल एक्टिविटीज़ है उनको आउटसोर्स कर सकता है। एग्जांपल अगर आप कैंटीन फैसिलिटीज़ देख सकते हो या फिर सैनिटरी फैसिलिटीज़, तो ये सारी चीज़ें। सेकंड बोला है कि इट प्रोवाइड्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडॉप्ट रैपिड चेंज टेक्नोलॉजी। बिकॉज यहाँ ग्रोथ की पर्सपेक्ट ग्रोथ जो भी होगी अच्छे तरीके से हो रही है एंड आप IT यूज़ कर रहे हो, तो इसकी वजह से आप एक जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होगी उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अपडेट रखोगे। एंड देन थर्ड एडवांटेज बोला है कि मोस्ट पावरफुल और यूजफुल व्हेन एनवायरनमेंट फॉर्म इज़ अनस्टेबल। तो आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर अनस्टेबल है, सिचुएशन भी अनस्टेबल है, इसकी वजह से आपको ये वाला स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर, हमारा नेटवर्क स्ट्रक्चर यूज़ करना चाहिए। एडवांटेज देख लेते हैं। डिसएडवांटेज के अंदर बोला है कि अवेलेबिलिटी ऑफ द मैनी पार्टनर कैन क्रिएट ट्रबल। क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है तो इसकी वजह से आपके बिजनेस को नुकसान होने के भी इतने ही चांसेस होते हैं। फिर बोला है कि लो एम्प्लॉय मोरल, कि कंपटीशन ज़्यादा है और एम्प्लॉय अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे, उनकी कंसर्न्स को आप इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, तो फिर एम्प्लॉय का कॉन्फिडेंस लो तो होने वाला है। ओवर स्पेशलाइजेशन इन सम प्रोडक्ट में लीड टू चूजिंग रॉन्ग फंक्शंस एंड बिकम्स नॉन कॉम्पिटिटिव। क्योंकि आप ज़्यादा प्रोफेशनल को एकदम हायर कर रहे हो
जिसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो इसकी वजह से आप काफ़ी बार क्या करते हो, कंपटीशन को आगे मतलब कंपटीशन के अंदर स्टे करने से ज़्यादा आप कंपटीशन से ज़्यादा दूर चले जाते हो। तो इन सबको ध्यान में रख के बिज़नेस को आगे बढ़ाना भी इम्पॉर्टेंट काम है। डी पॉइंट बोला, आउटसोर्सिंग ऑफ मैनी एक्टिविटीज़ मेक ऑर्गेनाइजेशन वो डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर्म, जिसकी वजह से क्या होता है, काफ़ी बार अगर वो सामने वाला ऑर्गेनाइजेशन आपको सर्विस देना बंद कर देता है तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास की एबिलिटी जो होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि डिपेंडेंट वो ज़्यादा है इस वजह से। लास्ट स्ट्रक्चर है वो होता है आर ग्लास स्ट्रक्चर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की ओर से। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर ये मैंने एक क्लास की तरह एक डायग्राम बनाई है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ बहुत से ज़्यादा हम CFO CEO या फिर मतलब हमारे लॉयर्स जो होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट, यहाँ हम टॉप लेवल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से प्रोफेशनल को हायर करते हैं ताकि क्या बिज़नेस को एक अच्छा विजन मिशन मिल सके। बट फिर अगर हमारे यहाँ हमने समझो यहाँ IT डिपार्टमेंट को मतलब IT मतलब कंप्यूटर्स लगा दिए तो मैनुअल वर्क कम हो जाएगा। इसकी वजह से यहाँ नैरो एट मिडल लेवल मतलब यहाँ जो मैनेजर्स जो होंगे उनकी जगह अगर कंप्यूटर्स ले रहे हैं तो उनको फिर रखने का क्या फ़ायदा, राइट। तो यहाँ एम्प्लॉयज़ जो होंगे वो कम होने वाले हैं। लास्ट जो होगा वो होता है लोअर लेवल, जहाँ होता है वाइडेस्ट एट टॉप लेवल, बिकॉज यहाँ सारे इम्प्लीमेंटेशन वर्क आ जाता है। तो यहाँ के एम्प्लॉयज़ को तो आप मशीन से रिप्लेस ही नहीं कर पाओगे। यही तो प्रोडक्शन करने वाले हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर मदद करने वाले हैं। एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज के अंदर बोला है कि रिड्यूस कॉस्ट ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ मिडिल मैनेजमेंट पोस्ट। कॉस्ट कम होती है क्योंकि मिडिल लेवल मैनेजमेंट के जो भी बंदे होंगे तो उनको आप निकाल रहे हो तो उनकी सैलरी नहीं पे करनी पड़ पा रही, इसलिए। सेकेंड पॉइंट बोला है एनहांस रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय सिंप्लीफाइंग द डिसीजन मेकिंग। तो इंसान डिसीजन मेकिंग अच्छे से अच्छे हो पाएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी मिडिल मैन नहीं है। तो जो भी हमारे लोअर लेवल के एम्प्लॉय वो अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। फिर बोला डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज़ क्लोज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सो इट इज़ फास्टर। बीच में ज़्यादा कुछ मिडिल मैन नहीं है इसे। डिसएडवांटेज के अंदर बोला साइज ऑफ मिडिल मैनेजमेंट इज़ रिड्यूस, प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लोअर लेवल मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो रिड्यूस। वाई? बिकॉज मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो होगा वो आपके क्या करता है, वो लोअर लेवल मैनेजमेंट के कंसर्न को टॉप लेवल को बताता है। तो अब वो बीच का पार्टी आपने हटा दिया तो हो सकता है कि एम्प्लॉयज़ की कंसर्न टॉप लेवल मैनेजमेंट तक नहीं पहुँचे। सो एंड बिकॉज ऑफ दैट एम्प्लॉय का कॉन्फिडेंस भी लो होता है। अब हम देख लेते हैं स्ट्रैटेजिक लीडरशिप, जो कि चैप्टर का दूसरा पार्ट है। तो फटाफट से शुरू करते हैं उसके। इसके अंदर बोला है कि स्ट्रैटेजिक लीडरशिप हेल्प्स इन डेवलपिंग एंड कम्युनिकेटिंग विजन ऑफ फ्यूचर। तो स्ट्रैटेजिक लीडरशिप ना वो सिर्फ शॉर्ट टर्म का ही नहीं सोचती है, वो आने वाले फ्यूचर के बारे में भी सोच के रखती है। लॉन्ग टर्म का भी सोचना इंपॉर्टेंट होता है। तो इन सबको ऐसी प्लानिंग हम करते हैं उनको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। तो इट हेल्प्स इन डेवलपिंग कम्युनिकेटिंग विजन एंड विजन ऑफ फ्यूचर। क्या फ्यूचर का काम होने वाला है, क्या विजन है, क्या मिशन है, उन सबको बताने का काम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का लीडरशिप करता है। सेकंड बोला है कि टू फॉर्मुलेट स्ट्रैटेजीज इन द लाइट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसके अंदर भी वो हेल्प करता है। कौन? स्ट्रैटेजिक लीडरशिप। स्ट्रैटेजिक लीडरशिप की थर्ड क्वालिटी बोली है कि ब्रिंग अबाउट चेंज रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट स्ट्रैटेजी। इन सबको आप स्ट्रैटेजिक लीडरशिप के अंदर ध्यान रखते हो। एंड डी पॉइंट बोला है कि इंस्पायर द स्टाफ टू कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन। तो स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए एक स्टाफ को इंस्पायर करना, उनको कॉन्फिडेंस गेन कराना, ये काम भी एक अच्छे लीडर की क्वालिटी होती है। तो जैसी लीडरशिप होगी वैसा ही आपको रिजल्ट देखने मिलेगा। तो एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के पीछे एक अच्छे लीडर का हाथ होता है। सो अच्छी लीडरशिप को हासिल करना भी एक सबसे बड़ा काम या फिर सबसे बड़ी असेट्स माना जाता है। द रोल्स प्लेड बाय स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। कौन कौन सा रोल स्ट्रैटेजिक मैनेजर प्ले करता है? तो पहला बोला है विजनरी। उसका विजन ही ऑर्गेनाइजेशन का अल्टीमेट रिजल्ट डिसाइड करने वाला है। तो उसके विजन के ऊपर डिपेंड करती है सक्सेस। सेकंड बोला रिसोर्स एक्वायर्ड एंड एलोकेटेड। तो जो भी रिसोर्सेस मिलेंगे उनको अच्छी तरीके से एलोकेट करना, अच्छी तरीके से बांटना, वो भी काम होता है अच्छे मैनेजर का ही। मोटिवेटर, तो एम्प्लॉय को मोटिवेट करना। चीफ स्ट्रेटजिस्ट, कल्चर बिल्डर, पॉलिसी मेकर, एनफोर्सर, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव, क्राइसिस मैनेजर। तो इनसे सब जो 8 क्वालिटीज़ जो है 8-9 क्वालिटीज़ वो आपको याद रखनी है। अगर एग्जाम में आ गया तो लिख दें
लिख के आ जाना। फिर आता है नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द स्ट्रेटेजिक लीडर एंड मैनेजर। कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अच्छे लीडर की। पहला बोला है कि मेकिंग डिसीजंस अच्छे स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना, फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड एक्शन प्लान फॉर इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजी डिसीजन, ये भी एक ड्यूटी है। थर्ड बोला है इंश्योरिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ के अंदर अच्छे से अच्छा मतलब कम्युनिकेशन चैनल बन पाए, ये भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि अगर वो एम्प्लॉयज़ को फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है तो इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हायरार्की मेंटेन हो गई। नेक्स्ट बोला मैनेजिंग ह्यूमन कैपिटल, देन बोला है मैनेजिंग चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन। सिक्स्थ वन है जो कि क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव कल्चर, ये भी एक अच्छी क्वालिटी होती है अच्छे लीडर की, और ये इसकी क्वालिटी नहीं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। सो इन सबको साथ में कंप्लीट करना एक चैलेंजिंग टास्क होता है एक अच्छे लीडर का। एंड फिर आता है देयर आर 2 अप्रोचेस, जो कि आपको ये चैप्टर के अंदर मॉड्यूल के अंदर लास्ट में मिलने वाला है, बट मैंने यहाँ आगे ही लिख दिया है। 2 अप्रोचेस होते हैं, एक होता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल एंड दूसरा होता है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल। तो ट्रांसफॉर्मेशनल का मतलब होता है कि एकदम ऐसे तरीके से बिजनेस को शुरू करना जहाँ आपका बिजनेस पूरा का पूरा लॉस मेकिंग बिजनेस है, जहाँ आपको मतलब कोई स्कोप ही नहीं दिख रहा है कि हमारा बिजनेस फ्यूचर के अंदर सरवाइव कर पाएगा, वैसी सिचुएशन से बिजनेस को आगे बढ़ाना, या फिर आप शुरुआत से बिजनेस शुरू कर रहे हो, उन सबको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल। वहाँ जो लीडर अपने हुनर बताता है उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल। इट यूजेस करिश्मा एंड एंथुजियाज्म टू इंस्पायर पीपल टू वर्क फॉर द गुड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे उनको बोलेंगे कि भाई हमें हमारा ऑर्गेनाइजेशन को फिर से उस ऊँचे लेवल पे लेके जाना, वो जहाँ वो पहले था, तो उसके लिए आप एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर रहे हो। इट इज़ अप्रोप्रिएट इन टर्बुलेंट एंड अनसेफ एनवायरनमेंट, मतलब ये स्ट्रेटजी अगर आपका बिजनेस लॉस मेकिंग है तब काम आने वाली है। फिर बोलते हैं इन इंडस्ट्रीज एट स्टार्ट एंड एट द एंड ऑफ PLC। तो जो भी हमारी इंडस्ट्री है, या तो वो शुरुआती तौर पे ये स्ट्रेटजी यूज़ करेगी, या फिर उसका बिजनेस बंद होने वाला है तब उसको ये स्ट्रेटजी मतलब ये लीडरशिप क्वालिटीज़ चाहिए होंगी। फिर बोला है पुअरली परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन, यही सेम। दीज लीडर्स मोटिवेट्स एम्प्लॉयज़ बाय ऑफरिंग एक्साइटमेंट, विजन एंड पर्सनल सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ ऑर्गेनाइजेशन पर समझो कैपिटल ज़्यादा नहीं है, बट अगर वो एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं, उनका हर एक तरीके से ध्यान रख रहे हैं, मतलब मेंटली वो उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो, तब ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल यूज़ होने वाली है। दे इन्वॉल्व फॉलोवर and mission and give mission and then vision and mission of higher purpose so as to get more dramatic change in organization। तो यहाँ वो एम्प्लॉय को अच्छे से अच्छा विजन प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी को वो प्रूव कर पाए, ऑर्गेनाइजेशन भी अपने अच्छे वे के अंदर फिर से वही ग्रोथ के ऊपर या फिर उससे भी अच्छे लेवल के ऊपर पहुँच जाए। तो इन सब के अंदर आता है एक अच्छे लीडर का हाथ। सेकेंड स्ट्रैटेजी जो है वो बोलते हैं ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल। इसके अंदर आपका बिजनेस एक डेवलप लेवल पे आ चुका है, प्रोडक्ट को स्टेबिलिटी मिल चुकी है, मार्केट भी वो इतना कवर कर पा रहा है, तब आता है ट्रांजैक्शनल लेवल स्टाइल की आपकी ग्रोथ लेवल जो है वो मतलब एक अच्छे लेवल पे पहुंच चुका है, बट उससे एक और ऊँचे लेवल पे लेके जाना, ये भी एक अच्छे लीडर की क्वालिटी होती है। सो इट यूजेस अथॉरिटी ऑफ office to exchange rewards such as pay, status symbol, etc. It is more appropriate in static environment, मतलब बिजनेस एक अच्छे स्टेबल सिचुएशन के अंदर है, और बिजनेस जो इसके अंदर स्ट्रैटेजी इंडस्ट्री जो है वो मेच्योरिटी के ऊपर आती है वहाँ, क्योंकि वहाँ आप उस बिज़नेस के अंदर बहुत सालों से हो, तो एक मेच्योरिटी तो आ ही जाती है। इन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज in the organization that are performing well, they prefer more formalized approach to motivating and setting clear goal with explicit rewards and penalties for achievement and non-achievement। तो यहाँ आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऐसी पॉलिसी लगा देते हो एम्प्लॉयज़ के ऊपर कि अगर आपने एफिशिएंटली वर्क नहीं किया तो आपको पेनल्टी लगेगी। अब अगर आपने ये काम इतने समय के अंदर नहीं पूरा किया तभी आपको पेनल्टी लगेगी। इसकी वजह से पेनल्टी के डर से भी एम्प्लॉय अपना काम अच्छे तरीके से उस जो भी टाइम दिया उस टाइम लिमिट के अंदर
पूरा कर पाते हैं. These leaders try to build on existing culture and enhance current practices. तो वो करंट जो भी प्रैक्टिस होंगे उनको अच्छे से अच्छे लेवल पे लाने की कोशिश करते हैं. तो इसके ट्रांजैक्शनल लीडरशिप के अंदर एक समझ लो, इसका एग्जांपल आप ले लो. यहाँ हमारे जो करंट बिजनेस लीडर है अगर इंडिया के अंदर समझो तो वो आता है अंबानी के अंदर, मुकेश अंबानी. तो मुकेश अंबानी को आप बोल सकते हो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल. वाई? क्योंकि धीरू अंबानी ने बिजनेस सेट कर दिया था, अब उसको एक और लेवल पे पहुंचाने का काम आता है किसके ऊपर? मुकेश अंबानी के ऊपर, जिन्होंने ऑब्वियसली धीरू भाई अंबानी से ज़्यादा ही ग्रोथ की है. बट उनको बना बनाया हुआ बिजनेस मिला हुआ था, उसको उनको आगे पहुंचाना था, तो उसके लिए उन्होंने ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल यूज़ की. बट अगर हम धीरू भाई अंबानी का एग्जांपल ले तो उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल यूज़ की, क्योंकि तब तो उनका बिजनेस ही नहीं था. उन्होंने अपना खुद का ब्रांड यूज़ किया, उन्होंने अपने खुद के बिजनेस को शुरू किया. तो उन्होंने जो स्ट्रैटेजी यूज़ करी वो आप बोल सकते हो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल. फिर हम देखते हैं लास्ट पार्ट चैप्टर का, कॉर्पोरेट कल्चर. सो इट इज़ नोन एज पर्सनालिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्टिंग्विश वन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अदर. इट रेफर्स टू कंपनीज फिलॉसफी, हिस्ट्री, वैल्यू एंड वे ऑफ डीलिंग विद अदर्स एंड वे ऑफ approaching problems, making decisions, own work culture, own way of doing work, own thoughts, own belief and practical behavior and norms. बिहेवियरल नॉर्म्स, इन सबको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट कल्चर. मतलब ऑर्गेनाइजेशन अपने कैसे कोड ऑफ कंडक्ट, कैसे एथिक्स यूज़ कर रहा है, उन सबको हम बोलते हैं उनका कॉर्पोरेट कल्चर कैसा, मतलब कॉर्पोरेट कल्चर कैसा होगा और कैसा उन्होंने रखा है. वैसे कॉर्पोरेट कल्चर को अगर हम नॉर्मल लाइफ में बोले तो हमें, अगर हमारी लाइफ के कंपैरिजन करते हो तो उसके अंदर भी हमारे सबके कुछ ना कुछ मॉरल वैल्यूज़ जो होंगे, जो भी एथिक्स हो गया, कोड ऑफ कंडक्ट हो गए, वो हम फॉलो करते हैं. उनको भी एक टाइप का हम कल्चर ही बोल सकते, मतलब वो फिर कॉर्पोरेट कल्चर नहीं. कॉर्पोरेट कल्चर मतलब कंपनी का कल्चर, तो वो भी एक टाइप का कल्चर ही होता है जो हम खुद के अंदर डेवलप करते हो. तो कंपनी के अंदर डेवलप किया तो उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट कल्चर. क्या हो सकता है इम्पैक्ट कल्चर का? सो इम्पैक्ट ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर इन स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन. पहला बताया है कि स्ट्रॉन्ग कल्चर प्रमोट्स गुड स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन व्हेन देयर इज अ फिट एंड ऑब्स्ट्रक्ट्स और यू कैन से एग्जीक्यूशन. तो अच्छा कल्चर होगा, अच्छा एटमोसफियर है एम्प्लॉयज़ के आजू बाजू, तो स्ट्रैटेजी भी अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट होगी. एम्प्लॉयज़ अपना मतलब जो भी मॉरल होगा उनका वो हाई रहने वाला है, वो भी खुश है और अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं. सेकेंड बोला है बिल्ड अराउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स एंड देन लिसनिंग टू एम्प्लॉयज़. तो आप एम्प्लॉयज़ के कंसर्न को भी मतलब सुन रहे हो, उनकी प्रॉब्लम्स को ध्यान दे रहे हो. सो बिल्ड अराउंड बिजनेस प्रिंसिपल. आप बिजनेस के अंदर ऐसे ऐसे प्रिंसिपल ला रहे हो लाइक लिसनिंग टू एम्प्लॉयज़. फिर सेकेंड प्रिंसिपल आप ला रहे हो एनकरेजिंग दैम टू कीप एनकरेजिंग दैम टू टेक प्राइड इन देयर वर्क. मतलब अपने काम को एक प्राउड की तरह लो और अच्छे से अच्छा परफॉर्म करो. एंड देन बोला इट इज़ कंडक्टिव फॉर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ स्ट्रैटेजी. तो आप क्या करोगे, मतलब स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए हर एक पॉसिबल रिसोर्सेस आप एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कर दो. एम्प्लॉयज़ आर मोटिवेटेड टू टेक चैलेंजिंग वर्क, और उनको हमेशा मोटिवेट करो कि आप अच्छे से मतलब नए नए अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने की कोशिश करो. एम्प्लॉयज़ फील जेन्युइनली अबाउट देयर जॉब एंड नीड ऑफ व्हाट कंपनी कैन ट्राइंग टू अचीव. तो आप उनको हमेशा ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा ही बताओ कि भाई ये कंपनी आपकी भी उतनी है जितनी मेरी है. तो आप अपना समझ के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करो. राइट. सो यहाँ ये पार्ट भी ख़त्म होता है. तो इम्पैक्ट भी अगर पूछ लिया एग्ज़ाम के अंदर तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई एक कंपनी है जिसके अंदर कुछ इस तरीके से बिज़नेस को हम कंट्रोल कर रहे हैं या फिर इस तरीके से मैनेजर्स को अपॉइंट किया गया है, उनके कॉर्पोरेट कल्चर की इम्पैक्ट जो भी होगा वो बिज़नेस के अंदर कैसे पड़ने वाली है वो बताओ. ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको अपना दिमाग यूज़ करके प्रॉपर आंसर फ्रेम करना है. नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, कल्चर एज अ स्ट्रेंथ और कल्चर एज अ वीकनेस. मतलब आपका कल्चर कब आपकी स्ट्रेंथ बन सकता है और कब आपका वीकनेस बन सकता है. तो पहला बोला है कि कम्युनिकेशन अमंग फंक्शंस एंड एम्प्लॉयज़. तो अच्छे से आप ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के साथ बात कर रहे हो तो वो आपकी स्ट्रेंथ है. सेकंड बोला है कमिटमेंट टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल. मतलब जो भी गोल दिया है उसको प्रॉपरली फुलफिल करना विद इन गिवन टाइम लिमिट, ये भी एक स्ट्रेंथ है. फिर बोला है कंट्रोल ओवर ऑपरेशंस. आप अच्छे से अच्छा कंट्रोल ला रहे हो एंड डिसीजन मेकिंग भी अच्छा हो रहा है, तो वो भी आपकी एक
गुड क्वालिटीज़ के अंदर आ जाता है और वो आपके बिज़नेस को बहुत अच्छे तरीके से बिज़नेस एनवायरनमेंट के अंदर टिकाए रखने के अंदर मदद करती है। फिर बोलता है कल्चर एज अ वीकनेस। कब आपका कल्चर आपकी वीकनेस प्रूव हो सकता है? पहला बोला है ऑब्स्ट्रक्ट स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी बाय क्रिएटिंग रेजिस्टेंस टू चेंज। मतलब काफ़ी बार एम्प्लॉयज़ जो होंगे वो उनको अपनी करंट क्वालिटीज़ के करंट सिचुएशन के अंदर ही रहना, उनको कोई चेंज नहीं चाहिए, उनको कोई मतलब अपडेशन नहीं चाहिए, तब आपका कल्चर आपकी वीकनेस बन सकता है। फिर बोला है बी के अंदर कि कल्चर इज ट्रीटेड एज वीक व्हेन मेनी सब कल्चर एग्जिस्ट एंड फ्यू वैल्यू एंड बिहेवियर नॉर्म्स आर शेयर्ड एंड ट्रेडिशंस आर रेड। मतलब आपके एम्प्लॉयज़ के अंदर ही कुछ एक्साइटमेंट नहीं लग रही है कि दूसरे के साथ कम्युनिकेट करे, अच्छे से अच्छा अपना बॉन्ड बनाए, ऐसा कुछ है ही नहीं, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर कल्चर कैसे आपकी वीक स्ट्रेंथ बन सकता है? सी पॉइंट के अंदर बोला है एम्प्लॉयज़ डू नॉट हैव सेंस ऑफ कमिटमेंट। क्योंकि एम्प्लॉयज़ को लगता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, तो हम यहाँ के रिसोर्सेज को अगर डिसयूटिलाइज़ करें तो भी क्या मतलब हमको क्या फ़र्क पड़ेगा, ये सब नुकसान तो कंपनी का होने वाला है। तो इसको भी आप वीकनेस ही बोलोगे ना। ऐसे एम्प्लॉयज़ क्या काम के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब हम देखते हैं डेंजर ऑफ स्ट्रेटजी कल्चर एंड स्ट्रेटजिक कल्चर कॉन्फ्लिक्ट। सो कल्चर नीडेड टू बी चेंज एज रैपिडली एज पॉसिबल एंड हाउएवर यूजुअली कल्चर इज चेंज टू प्रोड्यूस स्ट्रैटेजी फिट। तो कल्चर को अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली चेंज करना भी ज़रूरी होता है। कल्चर चेंजिंग एक्शंस इंक्लूड रिवाइजिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, अल्टरिंग इंसेंटिव कंपनसेशन, विजिबली प्रेज एंड recognize such employees who display new culture habit, communication, communications the need and benefit of to employees। फिर बोलता है कि replacing employees who do not want to accept new culture। तो आप ऐसे एम्प्लॉय जो चेंज होना ही नहीं चाहता है टेक्नोलॉजी के साथ, उनको निकाल दो। एंड अल्टरिंग इंसेंटिव्स कंपोनेंट, मतलब अच्छे से अच्छा इंसेंटिव प्रोवाइड करो। अगर आप नए कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हो तो एम्प्लॉयज़ को उसके लिए कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स ही प्रोवाइड करो, ताकि वो भी अपने मतलब जो भी उनको एडवांटेज हुआ या फिर उसको जो भी मुसीबत हुई है चेंज की वजह से, तो उनको अपना कंपनसेशन भी पे कर दो थोड़ा बहुत हो सके उतना, जिससे वो क्या अच्छे से अच्छे तरीके से कल्चर को अडॉप्ट कर पाए। और अब दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आते हैं, एक होता है एंटरप्रेन्योरशिप और दूसरा होता है इंट्राप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आपने बहुत सुना होगा, बट इंट्राप्रेन्योरशिप बहुत न्यू कंसेप्ट है। पहले हम देख लेते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। सो या एंटरप्रेन्योरशिप एक्चुअली इंटरप्रेन्योरशिप नहीं, एंटरप्रेन्योर, बट नॉर्मली ऐसे ही बोलते हैं अगर हम स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करें तो। सो एंटरप्रेन्योर के अंदर बोला है कि कंसेंसिव द आइडिया, इट कंसीव द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग न्यू वेंचर। क्योंकि यहाँ जो भी होगा वो एक क्रिएटिव माइंड, इनोवेटिव माइंड, अपने आप मतलब इनोवेटिव माइंड से बिजनेस शुरू होता है। एंड रिकग्नाइज एंड यूटिलाइज अपॉर्चुनिटीज़, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिली है उसको एक अच्छे वे के अंदर यूटिलाइज करना भी एक एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी होती है। इट फेसेस रिस्क, ही फेसेस रिस्क एंड अनसर्टनिटीज़ एंड ओन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी। मतलब जो भी प्रॉफिट हुआ वो भी उसका और जो भी लॉस हुआ वो भी इसका। एंड इट एलोकेट रिसोर्सेज सच एज मैन, मशीन, मटीरियल एंड कैपिटल। तो इन सबको बांटना भी एक एंटरप्रेन्योर का काम होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होंगी वो आपको एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर याद रखनी है। एक आपको बोला कि आपको क्वालिटीज़ लिखनी है एंटरप्रेन्योर की, तो आप एक न्यूमोनिक याद रख लो, बोल्ड, स्काई, राइट। तो अब इसके ऊपर से बोल्ड का आप अगर आप देखोगे तो बोल्ड का बी फॉर बोल्ड, ओ फॉर ऑर्गेनाइजर, एल फॉर लीडरशिप, डी फॉर डिसीजन मेकर, एस फॉर skillful, K for knowledgeable, I for innovator, innovator सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है, V for visionary and E for effective। तो ये सारी क्वालिटीज़ जो है वो आपको अगर एग्जाम में पूछ ली तो आप ये न्यूमोनिक याद रखना, बोल्ड, स्काई और क्वालिटीज़ लिख के आ जाना। फिर ये कंसेप्ट जो कि लास्ट कंसेप्ट है इंट्राप्रेन्योरशिप। तो यहाँ एक बात याद रखना, यहाँ का जो भी इंट्राप्रेन्योर जो होगा वो कोई रिस्क
नहीं हैंडल करता। नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय जो होगा वो अपनी इनोवेटिव आइडिया अपने बॉस को देता है, और फिर वो बॉस क्या बोलेगा कि भाई तुझे यहाँ रिस्क नहीं लेना है कोई भी, तेरी जो भी स्किल होगी, जो भी तेरा नॉलेज होगा, जो भी तेरी एक्सपर्टीज़ होगी, उसके हम तुझे अलग से पे कर देंगे, पैसे जो भी होंगे वो, एंड तुझे हमारा न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए मदद करनी होगी। सो एम्प्लॉयज़ हु प्रमोट इनोवेशंस एंड न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विद इन द लिमिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, रिस्क इज borne by organization in which employees working, and here he operates within the boundaries of the large organization, and he is also rewarded and recognized as success achieved by them। तो यहाँ क्या होता है, जब बिजनेस को फ़ायदा होता है उस एम्प्लॉय की वजह से, तब उसके काम को अप्रिशिएट भी किया जाता है, और उसको प्रॉफिट के अंदर से कुछ जो भी उसका हिस्सा तय किया गया है वो उसको मिल जाता है। एंड इसकी वजह से इंट्राप्रेन्योर जो होंगे वो हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफ़ी बार देखने मिलते हैं, क्योंकि इनोवेशंस जो होंगी वो नॉर्मल बंदा, उसके पास प्लानिंग है बट कैपिटल नहीं है, तो उस प्लानिंग का क्या मतलब। तो प्लानिंग को कैपिटल के साथ मिक्स करके एक अलग एंटरप्रेन्योर निकलता है, और उस एंटरप्रेन्योर को बोलते हैं हम इंट्राप्रेन्योर। और यहाँ ये वाला फेज़ ना एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी बार पूछा जाता है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप तो सबको पता है, बट इंट्राप्रेन्योरशिप इनके बारे में काफ़ी बार स्टूडेंट को नहीं पता होता है। तो इसके ऊपर जो भी आपको, ये तो मैंने बहुत शॉर्ट में ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया है, इसके ऊपर बड़ा एक्सप्लेनेशन आपको ना RTP MTP क्वेश्चन जो भी आपको सॉल्व किए हुए ICAI की वेबसाइट पे मिले होंगे, तो उसके अंदर से आप इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो इसका हिस्सा आप पढ़ लेना, क्योंकि मॉड्यूल के अंदर भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं दिया है, और मैंने तो यहाँ कुछ 4-5 लाइन लिखी है, बट अगर 5 मार्क का क्वेश्चन आ गया तो उसके अंदर आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट पढ़ा हुआ होगा तभी आएगा। तो मॉड्यूल के अंदर से रिफ़र कर लेना इसका एक पार्ट। बाकी तो नॉर्मली मैंने सब कुछ यहाँ आपको दे ही दी है। सो यहाँ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, एंड आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और भी अगर आपको कोई चैप्टर के ऊपर वीडियोज़ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। आपका हर एक लाइक मुझे मोटिवेट करिएगा कि मैं आगे और वीडियोस बनाऊं, और मैं अपना पूरी कोशिश करूंगी कि आपको जो भी सब्जेक्ट लाइक ऑडिट के अंदर भी मैंने प्लान किया है कि जो भी हार्ड चैप्टर्स होंगे उनके ऊपर मैं रिविजन लाऊंगी। सो स्ट्रैटेजिक बिजनेस मैनेजमेंट ये जो भी हमारा है वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद हम ऑडिट या फिर EIS हम दोनों में से एक सब्जेक्ट ले लेंगे। सो यहाँ ये सेशन मैं एंड करती हूँ। वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।